हेलो दोस्तों, एसपी का स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर का, जिसमें मुख्य रूप से आज हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से जो हर एक एग्जाम के लिए, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, या जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, या तो रेलवे का हो, सभी जगह इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज इसको हम डिटेल फॉर्म में देखेंगे और आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले जितना भी वीडियो है, हमने एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें लोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हर एक एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। और उसमें विशेषता यही है सारा वीडियो में मेरा कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, वो सिर्फ एग्जाम के फैक्चर बनाता हूँ, और जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रश्न को यहाँ हम आपको बताते हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं। तो आपको देखने से बहुत ही एक समझ डेवलप हो जाएगी और कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम आपको गलत होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, इसी को हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। स्थानीय का मतलब जो क्षेत्रीय होता है, ग्राम स्तर पे होता है, वहाँ खुद का शासन, यानी खुद का। इसको में मुख्य रूप से बात किया था केंद्रीय विकेंद्रीकरण का बात किया गया था। केंद्रीय विकेंद्रीकरण, इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। मतलब जो आपका सत्ता है, जो पावर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ग्रामीण स्तर पे, तो केंद्र से ग्राम की ओर आना चाहिए। तो केंद्रीय स्तर पे केंद्रीय विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था। तो स्थानीय स्वशासन, और जब स्थानीय स्वशासन के इतिहास की बात हो तो आज नया कोई स्थानीय स्वशासन हमारे देश में नहीं है कि आज एक नई प्रणाली विकसित हुई है या प्रचलन में आई है। यह आपको चोल काल से ही, प्राचीन काल में जो चोल काल था, चोल काल से ही एक इसका विशेषता है। चोल काल का क्या स्थानीय एक उत्तम प्रकार का स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था किया गया था चोल काल के टाइम में। और धीरे धीरे जब जैसे ही प्राचीन काल खत्म होता है और मध्यकाल आता है, मध्यकालीन भारत में हम लोग देखते हैं कि राजतंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राजतंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, यानी कि राजा गोटा ही राजा बनेगा, तो राजतंत्र के आगे विफल हो जाता है और कुछ दिन के लिए गौण हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब 1882 में लॉर्ड रिपन आता है, तो इन्होंने इसको जारी करने का स्थानीय स्तर पर प्रयास किया था और हद तक सफल हुए थे। तो हम यहाँ से यही देखें कि पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। और स्थानीय स्वशासन के स्थानीय स्वशासन का इतिहास की बात करें तो चोल काल से ही स्थानीय स्वशासन अपने प्रचलन में थी। बट मध्यकालीन भारत में बात करें तो यहाँ पे कुछ राजतंत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, मजबूत हो गया था, तो राजतंत्र प्रचलन में अधिक होने के कारण स्थानीय स्वशासन को कहीं गौण होना पड़ा। फिर हम लोग देखते हैं कि जब आप आते हैं आधुनिक भारत में, यानी कि आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछेगा ये, इसलिए याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो लॉर्ड रिपन 1882 में इसको स्थानीय स्तर पर लागू किए थे। तो ये तो हो गया पंचायती राज व्यवस्था का मतलब इतिहास हो गया। अब इसको देखते हैं कि प्रथम बार कहाँ लागू किया गया और किस तरह से प्रचलन में आई। तो हमने वीडियो में पढ़ाया है, पॉलिटी का एक चैप्टर होगा आपका डीपीएसपी, जिसको राज्य नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसमें एक अनुच्छेद 40 है, इसी में पंचायत का गठन की बात की गई है। पंचायत की गठन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में, जो डीपीएसपी का भाग है, मतलब राज्य नीति निर्देशक तत्व का भाग है। और यहीं पे इसका वर्णन मिलता है। और जब देश आज़ाद हुआ या उससे पहले हम लोग बात करें तो जो गांधीवादी विचारधारा के थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे आपको, या जो भी आपको जो गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन लोगों ने सोचा कि आपको ये होना चाहिए। और चूँकि स्थानीय स्तर पर शासन चलाने के लिए पंचायती राज होना चाहिए था, इसलिए लोग चाहते थे, गांधी विचारधारा वाले लोग। मगर दुख देखा है कि जो हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसके विरुद्ध थे, स्थानीय स्वशासन के विरुद्ध थे, पंचायती राज के विरुद्ध थे। पता नहीं क्यों थे, क्योंकि यही तो संविधान के निर्माता है और यही विरुद्ध थे, तो कुछ ना कुछ इनको लगा होगा। इसलिए ये नहीं पूछा कि कौन विरुद्ध में थे या कौन थे, ये पूछा कि किस विचारधारा पर आधारित है। तो पंचायती राज गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, ये आपको पूछेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ माना जाता है भारत में। तो जब हमें आज़ादी मिली, जब 1947 में, और पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद प्रथम बार इसका आपको जे एल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर जिला में इसको लघु स्तर पर शुरू किए थे। राजस्थान के नागौर जिला में जेएल नेहरू द्वारा इसको शुरू की गई थी। तो प्रथम बार पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था देश में कहाँ कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुआ था। ये भी आपको बहुत, कोई भी सेटअप मारिएगा तो यहाँ ये आपको मिल जाएगा देखने को कि कहाँ पे प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। नागौर में लागू की थी, जो राजस्थान में है, तो प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुत सारी समितियाँ आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पंचायत बी आर मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, GV.K. राव समिति है, या LM सिंघवी समिति है। इन सभी के बारे में पढ़ते कि इन्होंने अपना अपना क्या वक्तव्य दिया था। तो एक आपका था बी आर मेहता समिति, दूसरा आपको था बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तीसरा आपका था GV.K. राव समिति, और चौथा आपका था, मुख्य रूप से 4 ही समिति पढ़ना चाहिए। 4 ही समिति से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और नहीं जानकारी के कारण बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। चौथा था आपको LM सिंघवी समिति। और इसकी स्थापना की बात करें तो बी आर मेहता, जो बलवंतराय मेहता समिति था, इसका गठन 1857 में किया गया। इसके 20 साल बाद आप लोग आप आइएगा तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इसके बाद आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो 1985 में और इसको 1986 में। तो ये दोनों याद रखिएगा और ये दोनों भी याद रखिएगा, क्योंकि अंतर यहाँ 20 साल का है और यहाँ 1 साल का है। तो बी आर मेहता समिति 57 में, अशोक मेहता समिति 20 साल बाद 77 में, GV.K. राव समिति 85 में और LM सिंघवी समिति 86 में, यानी कि 85 और 86। तो आप याद रखिएगा, जरूरी रहता है। आपको पूछ देगा बिहार दरोगा जो भी है एग्जाम में, या BPSC में पूछ देगा कि इसको कालक्रम के अनुसार सजाएं कि कब कब स्थापना हो, तो यहाँ फंसिएगा। तो हम लोग बात करते हैं बी आर मेहता समिति की। तो बी आर मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत के गठन का प्रावधान दिया था कि जब होगा तो 3 स्तर पे होगा। प्रथम इन्होंने बोला कि ग्राम स्तर का होना चाहिए, दूसरा प्रखंड स्तर का होना चाहिए, और तीसरा इन्होंने बोला कि जिला परिषद होना चाहिए, जिला स्तर का होना चाहिए। ग्राम स्तर हो गया, प्रखंड स्तर हो गया और जिला स्तर हो गया। फिर हम लोग आगे आते हैं तो ये त्रिस्तरीय बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर सेट में मिल जाएगा। एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था की प्रावधान किया था। तो बलवंतराय मेहता समिति ने, जो 1957 में गठित हुआ था, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी, जिसमें से ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे। और जब इससे 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति आता है तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही स्तर रखते हैं। ये बीच वाले हटा देते हैं और पहला रखते हैं ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और दूसरा रखते हैं आपका जिला स्तर पे जिला परिषद। तो ये सब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का गठन करने का प्रावधान रखा। तो आप देख सकते हैं कि अशोक मेहता द्विस्तरीय था, ग्राम स्तर और जिला स्तर, प्रखंड स्तर को हटा दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं GV.K. राव समिति। तो इन्होंने वकालत की कि जो भी पंचायत है उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्होंने बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो सत्ता केंद्र में निहित है उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात किए। विकेंद्रीकरण की बात की इन्होंने, बोला कि जो सत्ता है केंद्र में उसको विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो एक ग्रामीण स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पहुंचना चाहिए। और उसके 1 साल बाद हम लोग देखते हैं कि जो LM सिंघवी समिति था, ये भी 2 बातें इन्होंने बताई। इन्होंने बताई कि जब तक, चूँकि सभी राज्य में ये लागू नहीं था, तो बोला गया चूँकि DPSP का पार्ट है, तो DPSP जो राज्य नीति निदेशक तत्व है वो तो मुख्य रूप से राज्य पर डिपेंड करता है कि लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य पर निर्भर करता है। तो इन्होंने बताया LM सिंघवी समिति ने कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, इस तरह से समुचित विकास नहीं होगा देश में जब तक कि सभी राज्य इसको फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए पहले संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायत को। तो इन्होंने LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का वकालत किया। और इन्होंने बताया कि जो ग्राम स्तर पे और प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे त्रिस्तरीय, उसको भी इन्होंने कायम रखने को कहा। तो इनमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट यहाँ भी देखेंगे। पहला तो हम लोग देखेंगे
कि इन्होंने बताया कि पंचायत को समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। तो संवैधानिक दर्जा की बात किया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। और चौथा बात इन्होंने बताया कि आज हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राम स्तर पे जो आपको कचहरी होता है वहाँ पे एक सरपंच पद होता है, तो सरपंच पद की वकालत की। तो इन्होंने 3 पॉइंट बताई एल.एम. सिंघवी समिति ने कि प्रथम तो बताया कि जब तक कि संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं है तब तक राज्य अपने ओर से इसको भरपूर प्रयास नहीं करेंगे और मनमौजी चलाएंगे, इसलिए इनको पहले संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, संविधान को जगह मिलना चाहिए। तो इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया सिंघवी समिति ने। और त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, जो B.R. मेहता ने सुझाए थे, वही चीज़ को इन्होंने प्रस्तावित किया। और इन्होंने बताया कि एक सरपंच होनी चाहिए, जो सरपंच आज देख रहे हैं जो एक न्यायिक कार्य करते हैं पंचायत लेवल पे, तो सरपंच की वकालत इन्होंने किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि B.R. मेहता समिति 1997 में जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की गठन का प्रस्ताव रखे थे, जिसमें ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे। दूसरा थे अशोक मेहता समिति, 20 साल के बाद 77 में आए, 1977 में ग्राम स्तर पे और जिला स्तर पे, बीच वाले इन्होंने प्रखंड स्तर को हटा दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं G.V.K. राव समिति ने, इन्होंने कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण होनी चाहिए और सत्ता मुख्य रूप से केंद्र से चल करके ग्रामीण स्तर तक पहुँचनी चाहिए और पावर जब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जब तक विकास नहीं कर पाएगा। और एल.एम. सिंघवी समिति ने बताया 1986 में, एक साल बाद, कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होनी चाहिए और इन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात की थी। और इन्होंने बताया त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, B.R. मेहता ने उसका सिफारिश इन्होंने किया। और फिर इन्होंने बताया सरपंच की व्यवस्था होनी चाहिए, सरपंच पद की। तो यहाँ से इतना ही आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ फंसाएगा आपको कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, 20 लाख से कम होगी, वहाँ पे आपका मुख्य रूप से द्विस्तरीय काम करेगा, जिसे ग्राम स्तर का और जिला स्तर का, जिला परिषद और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ये दो ही स्तर रहेंगे। क्योंकि त्रिस्तरीय में 20 लाख से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या, तो आज की डेट में देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो सभी राज्यों जहाँ पे 20 लाख से अधिक संख्या होगा वहाँ त्रिस्तरीय काम करेगा, और जहाँ 20 लाख से कम आबादी होगी उसको द्विस्तरीय काम करेगा, ग्राम और जिला स्तर पर। तो आइए इसको आगे देखते हैं हम कि जब सिंघवी समिति ने 86 में इन्होंने प्रस्ताव किया कि संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए, तो एक संविधान में संशोधन हुआ जिसको हम लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया उसको हम देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन, इस टाइम अगर राष्ट्रपति पूछे कौन थे जब 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, तो P.V. नरसिम्हा राव थे, P.V. नरसिम्हा राव थे, PM थे उस टाइम में, और इन्हीं के शासनकाल में ये हुई थी 73वां संविधान 1992। इसके तहत प्रमुख बिंदु जोड़ा गया। पहला पॉइंट बोला कि आपको पता होगा कि मूल संविधान में भाग 8 ही था, इसमें 9वां भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, और अनुसूची 11 है, 11 जोड़ी गई। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक इसमें जोड़ा गया। 73वां संविधान तो बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाग 9 कब जोड़ा गया है, तो किस लिए जोड़ा गया है, तो एक पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए 73वां संविधान 1992 द्वारा, जिसमें भाग 9 अनुसूची 11 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें मुख्य रूप से 29 विषय रखे गए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको जो कृषि होता है, पशुपालन होता है, बहुत सारे जो 29 कार्य हैं, 29 कार्य क्षेत्र रखे गए हैं। इसमें आपको आरक्षण की बात की गई।
इसमें आरक्षण की बात की गई। और महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित की गई। साथ ही एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई। तो इस तरह का प्रावधान किया गया। पहले ऐसा नहीं था, मगर 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित कर दी गई। साथ ही एससी एसटी समुदाय के जनसंख्या के अनुपात में जिस उस टाइप की जनसंख्या की अधिक संख्या एससी एसटी का है, वहाँ पे आरक्षित कर दिया गया। और साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ 50% महिलाओं को आरक्षित कर दिया, यानी कि 1/2 सीट बिहार में आरक्षित किया गया। देखते देखते बहुत सारे स्टेट किए 50%, बट प्रथम अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत स्तर पे या पंचायती राज में किस राज्य ने प्रथम बार महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का व्यवस्था किया, तो बिहार ही ऐसा स्टेट है जिन्होंने पहली बार किया। आइए इसी में आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जो आपका कार्यकाल होगा, इससे पहले देखते हैं सदस्यों का। जो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष आयु। तो आपको जो विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं पंचायत पे, वो गलती कर देते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल, या इधर देखेंगे कि विधानसभा 25 साल और विधान परिषद 30 साल। तो ये अलग फार्मूला है। ये केंद्र और राज्य क्या है, यहाँ पे पंचायत की बात होता है। तो 21 वर्ष चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल पूछेगा, और इसमें और व्यवस्था किया गया कि इसका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल 5 वर्ष की होगी। अगर बीच में किसी कारण से मुखिया या किसी का कुछ हो जाता है अकस्मात, तो बीच में 6 माह के अंदर चुनाव संपन्न होगा। और कुछ अकस्मात घटना घट जाता है, मुखिया के या कोई भी जो जीता हुआ उम्मीदवार है, अगर मृत्यु हो जाती है या किसी के पास आयोग उसको ठहराया जाता है कि गलत तरीके से चुनाव जीता है और न्यायालय उसको गलत मान ले, तो वहाँ पे आपका 6 माह के अंदर फिर से चुनाव हो जाएगा। आगे इसमें कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 के आई और वाई भी जोड़ लीजिएगा, मगर आई बहुत जगह देखने को मिलेगा। आई ही रहने दीजिए। द्वारा अनुच्छेद 243 के आई वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, या वित्त आयोग गठित की जाएगी। और जो पंचायती राज है, पंचायती राज को वित्त पोषित करेगा और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य ही करेगा, और राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाएगा और राज्य इसको निर्वहन करेगा जितना भी खर्च होगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपका जैसे आप सुने हो कि राज्यसभा या विधानसभा या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है, और यहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार या पंचायत चुनाव कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये क्वेश्चन फंसाता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन या आपका चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है। तो आप याद रखिएगा, पंचायत चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसी में कहता है कि त्रिस्तरीय एवं द्विस्तरीय
स्तर पर लागू रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि द्विस्तरीय था जो अशोक मेहता समिति ने कहा था, तो इसमें एक कंडीशन दे दिया गया है कि जहाँ पे 20 लाख से कम आबादी होगी, 20 लाख से कम आबादी होगी, वहीं पे द्विस्तरीय जो पंचायत होगा द्विस्तरीय होगा, अन्यथा सभी जगह त्रिस्तरीय जो BR मेहता समिति ने सिफारिश किए थे तो द्विस्तरीय होगा। और इसी में कहा गया है कि आपका तो इस प्रकार से हमने देखा, और अब इससे आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद आप लोग देख नहीं पाएंगे, और शेयर भी तो नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग, और कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट कुछ तो किया कीजिए आप लोग, ऐसे नहीं मन लगता है वीडियो बनाने में। और हम तो मजबूरी है कि हम बना रहे हैं क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम भी पढ़ना चाहते हैं, चलिए हम डेली बना रहे हैं वीडियो। आप लोग देखिए, जितना लोग देखते हैं कम से कम उतना लोग तो रेगुलर देखिए। और अब जो बचा हुआ है, किस तरह से मुखिया कार्य करता है, किस तरह से आपका प्रखंड स्तर पे जो आपका प्रमुख होता है कार्य करता है, और जिला स्तर पे चेयरमैन कार्य करता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। करीब 10 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो मेरा के 1 घंटा का वीडियो टोटल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। और इसको हम लोग देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन। उस टाइम प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, और इन्होंने भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी, और अनुच्छेद 243 से 243 तक जोड़ा। टोटल 29 विषय का समावेश इसमें किया गया। इसमें आरक्षण की बात किया गया और कहा गया कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, और SC/ST के लिए जहाँ पे जिसकी जितनी अनुपात होगी SC/ST का, वहाँ भी आरक्षण SC/ST वालों को मिलना चाहिए। और बिहार में ऐसा राज्य है जो प्रथम बार 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष आयु होनी चाहिए इसमें, जैसे राज्यसभा में आप देखते हैं कि 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष, उसी प्रकार टिकट में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। कार्यकाल की बात है तो 5 वर्ष की होगी, और अगर बीच में कुछ होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। प्रत्येक 5 वर्ष राज्यपाल द्वारा 243 अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आई के तहत वित्त आयोग का गठन की जाएगी। एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम यहाँ जोड़ दिए हैं। और पंचायत चुनाव कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, न कि केंद्र की जिम्मेदारी है। यहाँ पे त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय दोनों को लागू रखने के लिए कहा गया। जहाँ पे कहा गया कि 20 लाख से कम आबादी है वहाँ पे आप द्विस्तरीय रखिए, और जहाँ 20 लाख से अधिक आबादी जिस साइज की वहाँ पे त्रिस्तरीय रखिए। एक इसमें तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर रूप में समझ में आया होगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट देखिएगा, और लास्ट देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो अब इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।